मैं एक सवाल रखना चाहता हूं उन 10 करोड़ लोगों से जो घर में बैठे हैं, जो किसी ना किसी कारणों से नहीं आ पाए हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं लेकिन उसमें वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये एनएसी, नेशनल एजुटेशन कमेटी, जो इस संघर्ष को लड़ रही है, उसके जो सदस्यगण हैं, मैं दिल्ली में इनको देखा है कि कोई किसी के घर पे टिक रहा है, कोई कहीं जाके रात गुजार रहा है, कोई स्टेशन पे रुक रहा है। आप समझिए कि जो संस्था 10 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़े, अगर वो 10 करोड़ लोग 1 रुपया भी उस संस्था को अगर रोज दे तो 10 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर 10 करोड़ को छोड़ दीजिए, सिर्फ 10% लोग ही, यानी कि 1 करोड़ लोग अगर 1 रुपया संगठन को रोज दे तो 1 करोड़ रोज की होती है। और ये वो संगठन है जो उन्हीं की लड़ाई लड़ रही है। ये संगठन उस दौर से गुजर रही है, लेकिन इस संगठन ने कभी भी लड़ने के लिए जो पैसे चाहिए, जरूरत होती है, ट्रैवल करना है, रहना है, घूमना है, जगह जगह लोगों के पास जाना है, कन्वेंस का खर्चा है, उसके लिए मोहताज है। बड़ी शर्म की बात है कि 10 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ने वाली ये संगठन कहती है कि हम कहां रहे, एक सही अच्छी जगह रह नहीं सकते इनके जो लड़ाके हैं। एक फौजी जब देश के लिए लड़ता है तो उसको भी भरपेट खाना तो जरूर मिलता है ना, जब वो जाता है, अपने कैंप में रहता है, सब जगह रहता है। इनके लिए भी तो कमांडर साहब लड़ ही रहे हैं, जानते हैं इस चीज को। तो ये तो उन लोगों का कर्तव्य है जिनकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि अगर वो, चलिए आप दिन में 1 कप चाय कम पी लेंगे। 1 कप चाय की कीमत अगर हम शहर में बैठे हैं तो एक रेडी पटरी पे 10 रुपए और गांव में किसी टपड़ी पे पी ले तो 5 रुपए। अगर 1 कप चाय आप कम पिएंगे, वो 5 रुपए अपने संस्था को आप देंगे, तो ये संस्था जो आपकी लड़ाई लड़ रही है, कम से कम सुकून से वो लड़ाई तो लड़ सकती है कि हाँ, जिनके लिए मैं साथ खड़ा हूं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। पैसे देने का मतलब ये नहीं है कि आप इनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उस लड़ाई में अपने भागीदारी को दिखा रहे हैं। तो आप सोचिएगा कि घर बैठ के अगर आपके लिए बाहर निकल के ये लड़ रहे हैं, आप घर पे हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आपके लिए जो संस्था लड़ रही है, नेशनल एजुटेशन कमेटी, उस कमेटी को आपको सहयोग करना चाहिए, ताकि हथियार तो खरीदना नहीं है लेकिन लड़ने के लिए बात करना, कहीं जाना आना, कई चीजें होती है। तो हथियार तो हम उसी को कह सकते हैं जो पॉलिटिकली आर्म्स एंड एमुनेशन हम कह सकते हैं। हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, कोई भी लड़ाई बिना पैसे की नहीं जीती जा सकती, खास करके जो डेमोक्रेटिक तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जगह जाना, हर महंगाई आपको पता है। तो ये तो मैं आपसे सिर्फ एक कॉमन सी चीज़ बता रहा था, क्योंकि ये चाय पी के मुझे बहुत शर्म आई, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा। और देखिए, ये बिस्किट भी मैंने जेब में रखा है, इनको ये बिस्किट भी मैंने जेब में रखा है। इस बिस्किट को खाते हुए मुझे बहुत लगा कि मैं कैसे खाऊँ इस बिस्किट को। ये बिस्किट उन्होंने खरीदी है जो अपने नाती पोते के लिए बिस्किट नहीं खरीद सकते। फैसला आपको लेना है। अगर आप अपने लोगों का मदद नहीं कर सकते तो जिस लड़ाई से आपको अपने रिटायरमेंट के बाद सुकून की नींद सो सकेंगे, आपको ना इंडिया गेट पे बैठना पड़ेगा, ना जंतर मंतर पे बैठना पड़ेगा, ना रामलीला मैदान में धरना लगाना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि आप भी रिटायरमेंट के बाद वहीं बैठे, तो आपकी मर्जी है। और नहीं चाहते तो इनके हाथों को मजबूत कीजिए। मैं इतना ही कह सकता हूं। नमस्कार। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि जब वो 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 की नौकरी करके बाहर निकलेंगे तो महज 1100-1200 रुपए की पेंशन पे उनको गुजारा करना पड़ेगा। तो वो अपनी जिंदगी किस तरह चलाएंगे? अगर सरकार 31 तारीख तक कोई निर्णय नहीं लेती तो हमें मजबूरन 1 तारीख से फिर आंदोलन को शुरू करना पड़ेगा, और इस बार जो होगा वो महाभयंकर होगा। ये चाय पी के मुझे बहुत शर्म आई, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा। और देखिए, ये बिस्किट भी मैंने जेब में रखा है, इनको ये बिस्किट भी मैंने जेब में रखा है। इस बिस्किट को खाते हुए मुझे बहुत लगा कि मैं कैसे खाऊं इस बिस्किट को। ये बिस्किट उन्होंने खरीदी है जो अपने नाती पोते के लिए बिस्किट नहीं खरीद सकते। फैसला आपको लेना है। अगर आप अपने लोगों का मदद नहीं कर सकते तो जिस लड़ाई से आपको अपने रिटायरमेंट के बाद सुकून की नींद सो सकेंगे, आपको जो संस्था 10 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़े, अगर वो 10 करोड़ लोग 1 रुपया भी उस संस्था को अगर रोज दे तो 10 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर 10 करोड़ को छोड़ दीजिए, सिर्फ 10% लोग ही, यानी कि 1 करोड़ लोग अगर 1 रुपया संगठन को रोज दे तो 1 करोड़ रोज की होती है। और ये वो संगठन है जो उन्हीं की लड़ाई लड़ रही है। ये संगठन उस दौर से गुजर रही है, लेकिन इस संगठन ने कभी भी लड़ने के लिए जो पैसे चाहिए, जरूरत होती है, ट्रैवल करना है, रहना है, घूमना है, जगह जगह लोगों के पास जाना है, कन्वेंस का खर्चा है, उसके लिए मोहताज है। बड़ी शर्म की बात है कि 10 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ने वाली यह संगठन कहती है कि हम कहां रहे,
एक सही अच्छी जगह रह नहीं सकते इनके जो लड़ाके हैं। 5 साल से बुल्डाना के अंदर में आंदोलन चल रहा है ऑलरेडी, क्रमिक अनशन वहां पे चल रहा है। किसी ने दिखाया आप लोगों को? हर रोज कोई ना कोई इस दुनिया को छोड़ जा रहा है इस उम्मीद में कि उसका पेंशन उसको वापस जरूर मिलेगा, लेकिन शायद वो उस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं है आ सके। मुझे बहुत शर्म आती है इस देश में और आज इस बिस्किट पे। ये बिस्किट को खाते हुए मुझे इसलिए शर्म आ रही है कि ये बिस्किट मुझे उन लोगों ने दिया है जो शायद 30-30 साल 40-40 साल नौकरी करने के बाद अपने घर में नाती पोते के लिए ये शायद वो बिस्किट लेके खरीद के नहीं जा सकते, लेकिन इस बिस्किट को खाने का मुझे इसलिए मन भी कर रहा है कि जिस प्यार और स्नेह से इस बिस्किट को दिया गया है तो मुझे खाना ही पड़ेगा इस बिस्किट को। ये भी एक सच्चाई है। ये चाय का गिलास जो मेरे हाथ में है ये इन्हीं लोगों ने दिया है जो EPS 95 के एक बुजुर्ग पेंशनर लोग बैठे हुए हैं और लगातार करीब 5 साल से ज़्यादा हो गए संघर्ष को करते हुए, और जो उन्होंने जवानी में अपनी नौकरी करी, 30-30 साल जवानी बेच दी किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी सेमी गवर्नमेंट को, वो लोग आज अपने ही पेंशन के लिए आज यहाँ पे इंडिया गेट पे जिनकी एक बैठक थी, केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसके तहत इन्होंने बैठक किया और मुझे आमंत्रित करके बुलाया, और जब इन्होंने इस चाय और ये बिस्किट का प्याला, चाय और ये बिस्किट मेरे हाथ में दिया तो मुझे देख के आंखों में आंसू आ गए कि आखिर ये 1100 रुपये करीब पेंशन पाने वाले लोग जिन्होंने कभी 50,000, 60,000, 30,000, 35,000 रुपये की नौकरी करी होगी, आज वो अपने घर में एक बिस्किट का डब्बा ले जाने से पहले भी सोचते होंगे। कहीं बाहर निकलते होंगे तो एक कप चाय पीने के लिए भी सोचते होंगे, लेकिन जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं उस लड़ाई को लड़ते हुए यहीं पे बैठ के, और मुझे नहीं पता ये चाय बिस्किट का इंतजामात उन्होंने कहां से किया होगा। शायद हमारे भारत की संस्कृति रही है कि जिन्होंने सबको बुलाया होगा तो शायद कहीं ना कहीं से ये चाय बिस्किट भी उन्होंने मंगवाया ही होगा। तो आप समझिए कि जिस भारत में हम रहते हैं उस भारत में हमारे वृद्धजन, बुजुर्गजन, सीनियर सिटीजन, और जिन्होंने अपनी कर्मठता से नौकरी करी है, कहीं भीख नहीं मांगा है, आत्मनिर्भर बन के रहे हैं लोग। आज आत्मनिर्भर बनने का नारा लगाते हैं और संदेश देते हैं, लेकिन ये अपने जवानी में भी आत्मनिर्भर थे और बुढ़ापे में भी आत्मनिर्भर थे, लेकिन इन्हें परजीवी बना दिया गया है। परजीवी मतलब इनको अपने या तो बच्चों पे आश्रित बना दिया गया है या किसी दूसरे पे आश्रित बना दिया गया है। लेकिन आज के वक्त में जब भारत के अंदर में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, और ये हम नहीं, अलग अलग तरह से रिकॉर्डें कहती है, तो कहीं ना कहीं इनके बच्चों की भी नौकरी शायद होगी या नहीं होगी। उसके बावजूद इनके हौसले को सलाम कीजिएगा, क्योंकि आप जिस घर में बैठ के शायद चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे और उसी EPS 95 पेंशन के तहत आपको भी आना है रिटायरमेंट के बाद में, इस कड़ाके की ठंड में आप घर से निकलना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे कई स्टेट के लोग इकट्ठे हुए हैं जो अपने घरों से बाहर निकल के और उन तमाम लोगों की लड़ाई यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं जो यहाँ तक किसी मजबूरी में नहीं आ सकते या नहीं आना अभी चाहते होंगे। शायद उनकी नौकरी चल रही होगी तो उन्हें एहसास नहीं होगा कि रिटायरमेंट के बाद वो किस दौर से गुजरने वाले हैं। कहते हैं ना कि समझदार वही होता है जो सामने वाले को देख के सीख ले, और एक दूसरा आदमी होता है जब तक उसको खुद पत्थर पे लग के नहीं गिरता है वो इस बात को नहीं समझता कि सामने उसके पत्थर है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि जब वो 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 की नौकरी करके बाहर निकलेंगे तो महज 1100-1200 रुपए की पेंशन पे उनको गुजारा करना पड़ेगा, तो वो अपनी जिंदगी किस तरह चलाएंगे। हमारे साथ रजावत जी हैं, कमांडर साहब बैठे हुए हैं, और ये तमाम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं दिखाता रहा कि लगातार 7 तारीख से 14 तारीख तक इन्होंने दिल्ली में अपना प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया, सरकार तक आवाजें पहुंचाई। उसके बाद इनको आश्वासन दिया गया जिसके तहत इन्होंने अपना धरना स्थगित किया, अनशन स्थगित किया। दे हैव जस्ट पोस्टपोन्ड देयर प्रोटेस्ट, खत्म नहीं किया इन्होंने। तो आज ये दिल्ली के इंडिया गेट पे बैठे हुए हैं, एक बार दोबारा सब इकट्ठे हुए हैं और रणनीति बना रहे हैं कि अगर सरकार इनकी बात मान जाती है जल्द से जल्द तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो आने वाले वक्त में इनकी क्या रणनीति होगी। सबसे पहले वीरेंद्र साहब, मैं आपके पास आऊंगा। इस बिस्किट को मैं नीचे नहीं रख सकता, जेब में रखूंगा इसको भी। क्या आप लोगों ने आज यहाँ पे बैठक करी है, और जैसा कि मैं सुन रहा था कमांडर साहब के पास जाऊंगा, दर्शक जानना चाहेंगे 10 करोड़ के करीब लोग हैं इस देश में जो इस स्कीम के अंदर में आते हैं, और 75 लाख से ज़्यादा पेंशनर हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा हो चुकी है। क्या रणनीति आप लोगों को लगता है कि आगे की होगी ताकि लोग समझ सकें कि ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची?
हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमारे भक्त मार्ग का, ये हमारा भक्ति का मार्ग है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारे भक्ति के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। झुकना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम इतने झुकेंगे कि हमारा मस्तिष्क जो है सरकार के चरणों में लग जाए और सरकार जो है हम सबको वृद्ध लोगों को उठा ले, अपने गले से लगा दे और हमारी मांगें पूरी कर दे। और हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से होकर ही रहेगा। जहाँ तक शक्ति की बात है तो शक्तियाँ गुप्त रहती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्ति सोच ये है कि सरकार जो है शायद वोट बैंक की ओर देख रही है। उनको ऐसा लगता है कि इसीलिए वोट बैंक की तरफ देखते उनको लगता है कि ये वृद्धों का संगठन है, कहाँ इनके पास वोट बैंक है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन जो है बता दूं, आपको स्पष्ट कर दूं कि आज जो है माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमारे पास में 550 जिलों में हमारा संगठन है। हमारा वो संगठन है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष की अगर जो चुनाव में खड़ा होगा, उसकी गाड़ी अगर कहीं फंस जाती है तो निश्चित रूप से टायर के नीचे हम लोग लग जाएंगे, उसकी गाड़ी निकाल देंगे। लेकिन उसके साथ में होगा जो हमारा ईपीएस पेंशन का काम करेगा, जो हमको न्याय दिलाएगा, उसके लिए हम वो करेंगे। नहीं तो हमारे पास हम बहुत ताकत भी है, उस गाड़ी के सामने हम बड़ा पत्थर रख देंगे, इतना बड़ा पत्थर रख के उसकी गाड़ी निकल नहीं पाएगी, ये भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन हम जो है जिस रास्ते पे चल रहे हैं, सरकार हमारा काम करे, सरकार की साख बनी रहे, सरकार की साख और अच्छी बने। और जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें वचन दिया है, हम उसी को आगे लेके कह रहे हैं। फिर एक बार मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमें कृपा करके न्याय दीजिए, हमारे वृद्ध लोगों की परीक्षा मत लीजिए। अगर आपको करनी है तो हमको क्यों दौड़ाया जा रहा है? हमारे लोग मरते जा रहे हैं। कितना समझाएं? अभी इलेक्शन आए थे, लोगों ने कमांडर साहब से बार बार कहा कि आप जो है विपक्षी पार्टी के पास में जाइए, आप कहिए कुछ नारा दीजिए। लेकिन हम तो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रति सहानुभूति दिखाई थी और उन्होंने कहा है कि हम आपका काम करेंगे, इसलिए हमें विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, हमारे पास कोई पर्याय नहीं अभी, आज तो अभी निश्चित नहीं है, लेकिन हमारे भाई बहुत दुखी हैं, बहुत रोष में हैं, परेशान हैं। हम समझाते उनको परेशान हो गए हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना है कि जरूर हमारा काम करें और वृद्धों का आशीर्वाद लें, आगे बढ़ें। और यही जो है एक कदम हम वृद्ध पेंशनर्स की ओर बढ़ाएं, और जिससे कि ये वृद्ध लोग आपको आशीर्वाद दें, आपको विजय मिले। और जो उनका स्वप्न है कि भारत धर्मगुरु बनेगा, तो निश्चित रूप से बने। हम लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, सामाजिक समरसता का विषय है। बस इतना ही कहते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आप देखेंगे कि वो कहीं आपको ऑन रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा। जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं, ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। कई लोगों की जानें चली गई इस इंतज़ार में कि आज न कल हमारा पेंशन, हमें जो वादा किया गया था कम से कम पैसा काटने के टाइम में, वो ज़रूर मिलेगा। तो आपने सुना होगा कि किसानों के आंदोलन में करीब 750 किसानों के प्राणों की आहुति चली गई। जो किसानों का बिल उन्होंने वापस करवाया था, सरकार को झुकाया था, वो रिकॉर्ड तो 750 दिखता है, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे बैठे थे, बॉर्डर्स पे बैठे थे। लेकिन आप यकीन मानिए कि इसी आंदोलन के तहत जो ये 5 साल से बुल्डाना के अंदर में आंदोलन चल रहा है, ऑलरेडी क्रमिक अनशन वहाँ पे चल रहा है। किसी ने दिखाया आप लोगों को? हर रोज कोई ना कोई इस दुनिया को छोड़ जा रहा है इस उम्मीद में कि उसका पेंशन उसको वापस ज़रूर मिलेगा, लेकिन शायद वो उस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं है आज के डेट पे। ये बड़ी दुख की बात है। कमांडर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि बड़ी दुख की बात है कि जिस तरह से हमारे बुजुर्गों का हालात इस देश में किया जा रहा है, और ये वो बुजुर्ग है जो वृद्धा पेंशन नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी ही पेंशन को मांग रहे हैं। तो जैसा आपने बताया भी कि सरकार रेवेन्यू तो बांटती है, लेकिन हमारा ही पैसा हमारे को देने में क्या तकलीफ है? आगे की रणनीति क्या लगता है सर? आपको क्या करेंगे आप लोग अगर नहीं मानेगी सरकार तो? देखिए, हमने 14 तारीख को जब आंदोलन स्थगित किया तो सरकार को हमने टाइम दिया है कि हमारा देख के सब 7 तारीख का आंदोलन और बाद में जो लोगों की भावनाएं हैं उसको जानकर सरकार कोई संवेदनशील होके हमारा निर्णय ले 31 तारीख तक। अगर सरकार 31 तारीख तक कोई निर्णय नहीं लेती तो हमें मजबूरन 1 तारीख से फिर आंदोलन को शुरू करना पड़ेगा, और इस बार जो होगा वो महाभयंकर होगा। इस बार जो होगा वो महाभयंकर होगा।